नमस्कार साथियों, थार जीएस एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और आज हम जिस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जैसे राजस्थान का इतिहास पढ़ते थे, जिसमें हमने बप्पा रावल और अल्लट के बारे में पढ़ा, और इससे पहले मारवाड़ जो मेवाड़ का वंशज या जिसकी स्थापना करने वाला गोहिल था उसके बारे में पढ़ा, जो कि पीटीटी और बीएसटीसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह इनके बारे में अध्ययन करेंगे डिटेल से। तो जैत्र सिंह है वो, इनका शासनकाल रहा है 1213 से लगाकर 1250 तक। और इनके समय में जो दिल्ली का समकालीन जैसे शासक था वो था इल्तुतमिश। इनके समय इल्तुतमिश है वो शासक था, और इनके बीच में इल्तुतमिश और जैतर सिंह के बीच में एक युद्ध होता है 1227 ईस्वी में। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध है वो 1221 से लगाकर 1229 के बीच में कभी भी हुआ होगा, पर जो फिक्स डेट है वो 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध हुआ था। तो इन दोनों शासकों के बीच में जो दिल्ली का समकालीन शासक था उस समय, और यहाँ का जो राजस्थान का या देशी रियासतों का शासक है वो जैत्र सिंह था। और जैत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है या स्वर्ण काल कहा जाता है। और जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के जो बीच में युद्ध होता है उसको भूताला का युद्ध कहा जाता है। भूताला का युद्ध है वो 1227 में। और जीएन शर्मा के अनुसार, यानी जीएन शर्मा का गोपीनाथ शर्मा, तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1221 से लगाकर 1229 के बीच में कभी भी युद्ध है वो या वार है वो हुआ होगा। और भूताला का युद्ध दो शासकों के बीच में जिसमें जीत हुई थी वो जैत्र सिंह की हुई थी। और इतिहास या भारत के इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में कभी भी नहीं पढ़ते कि जैत्र सिंह इल्तुतमिश को हराया हुआ। इससे पता चलता है कि जितने भी मुस्लिम इतिहासकार हुए, लेखक हुए, उन्होंने अपने शासक की प्रशंसा हेतु इतिहास लिखा होगा। तो भूताला के युद्ध दो शासकों के बीच में जिसमें जीत होती है वो जैत्र सिंह की होती है। तो जैत्र सिंह की जीत होती है, और इस जीत के कारण और इल्तुतमिश की हार के कारण जो इसकी राजधानी थी मेवाड़ की राजधानी नागदा थी, और नागदा को तहस नहस कर दिया था इसी हार के कारण। और तहस नहस करने के कारण है वो जैत्र सिंह ने राजधानी बना दिया चित्तौड़गढ़ राजधानी बना दिया जैत्र सिंह ने। और जैत्र सिंह के काल का जो काल है उसका काल कहलाता है वो स्वर्ण युग कहलाता है या स्वर्ण काल कहलाता है। और राजधानी तहस नहस करने के कारण राजधानी चेंज कर देते हैं, और उस राजधानी का नाम होता है चित्तौड़गढ़। प्राचीनतम चित्र है वो भी मिलता है, जैसे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूरणी जो कमल चंद्र के समय का 1260। तो तेज सिंह उनका शासनकाल है 1250 से लगाकर 1273 तक। तो तेज सिंह की पत्नी का नाम था जैंतल दे, और जैंतल दे ने एक मंदिर का निर्माण कराया, उसका नाम था श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर। तो इनकी पत्नी का नाम जैंतल दे, और इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ में, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर कहाँ है? वो है चित्तौड़गढ़ में, और निर्माण इसका करवाने वाली है वो है तेज सिंह की पत्नी जैंतल दे। और इनके काल में सबसे प्राचीनतम या 1260 ईस्वी का जो चित्रकला का अवशेष है या स्रोत है उसका नाम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूरणी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूरणी जो 1260 ईस्वी का, और इसका जो चित्रकार है वो कमल चंद्र इनका चित्रकार माना जाता है। और तेज सिंह के समय श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, और इनके समय में चित्रकला का सबसे प्राचीनतम स्रोत है उसका नाम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूरणी जो 1260 ईस्वी का है, और जो चित्रकार इसका याद रखना है कमल चंद्र। तो ये हो गया तेज सिंह के काल में। और उसके बाद में जो शासक बनते हैं समर सिंह 1273 से लगाकर 1301 ईस्वी तक समर सिंह शासक बनते हैं। और समर सिंह को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में शत्रुओं का नाशक कहा गया है। तो समर सिंह को किस प्रशस्ति में शत्रुओं का नाशक कहा गया है? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ जो राजसमंद में स्थित है, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनको शत्रुओं का नाशक कहा गया है। और समर सिंह के दो पुत्र हुए, जिसमें एक का नाम रतन सिंह और दूसरे का नाम कुंभकर्ण। रतन सिंह और दूसरे का नाम कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण है वो नेपाल में जाकर गोहिल वंश की स्थापना करते हैं। तो कुंभकर्ण कहाँ जाकर गोहिल वंश की स्थापना करते हैं? तो कुंभकर्ण है वो नेपाल में जाकर गोहिल वंश की स्थापना
करता है। नेपाल में जाकर गोहिल वंश की स्थापना करने वाला समर सिंह का पुत्र कुंभकर्ण था, गोहिल वंश की स्थापना। और उसके बाद में जो शासक बनता है और इनके समय में जो 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था गुजरात विजय। और गुजरात पर आक्रमण करने के कारण जब ये सेना है वो चित्तौड़ से होकर जा रही थी वापस लौटते हुए विजय प्राप्त करते हुए, तब समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कर ले लिया था। और कर लेने के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने वापस 1303 ईस्वी में रतन सिंह के शासनकाल में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। और जब ये अलाउद्दीन यानी एक खिलजी है, इस पर 1299 में इसके पास से जो कर लिया था, यहीं से समर सिंह के काल में ही अलाउद्दीन खिलजी के साथ में दुश्मनी के बीज बो दिए थे। उसके बाद में जब ये बीज धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी को मतलब खिलने लगे, मतलब खलने लगे थे, तब 1303 ईस्वी में एक कोई घटना हो जाती है। रतन सिंह के समय राघव सेतन को बाहर निकाल दिया जाता है और राघव सेतन है वो सीधा अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ की सामरिक स्थिति और पद्मावती या पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा के कारण ही 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं। और वो 26 अगस्त 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का साका हो जाता है, जिसमें केसरिया और जौहर होता है। केसरिया रावल रतन सिंह के द्वारा किया जाता है और जौहर है वो पद्मिनी के द्वारा किया जाता है। और इस युद्ध में लड़ते हुए गोरा और बादल मारे जाते हैं। और इस प्रकार से यहाँ का जो शासन काल है या अपना प्रशासक है वो खिज्र खां को सौंप कर चले जाते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो समर सिंह का शासनकाल 1273 से 1301 ईस्वी में रहा है। इनके दो पुत्र हुए, जिसमें रतन सिंह, कुंभकर्ण है वो नेपाल जाकर गोहिल वंश की स्थापना करते हैं। और 1299 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी है वो गुजरात विजय हेतु या विजय करने के बाद वापस आते हैं, तब समर सिंह ने इनसे कर ले लिया था। और कर लेने के कारण ही यहीं से अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच में जो है दुश्मनी के बीज बोए जाते हैं। तो इस काल है वो 1301 से लगाकर 1303 ईस्वी रहा है। और इनके समय में एक तांत्रिक रहता था, उसका नाम राघव सेतन था। और राघव सेतन को एक इस दरबार में हटा दिया था, इसके दरबार से। और ये हटाने के बाद एक खिलजी के पास चला गया था, यानी अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी को पहले जो 1299 ईस्वी वाला अपमान था उसको भी सुखाना था। और इस राघव सेतन की जो शिकायत थी, उसने कहा कि मेरे को रतन सिंह ने निकाल दिया और मैं यहाँ आपके दरबार में रहने के लिए आया हूँ, हमें शरण दीजिए। तब अलाउद्दीन खिलजी ने एक तो चित्तौड़ की सामरिक स्थिति का ध्यान रखते हुए, जैसे चित्तौड़गढ़ की दुर्ग की है वो सामरिक स्थिति थी या सामरिक महत्व था। और दूसरा है वो पद्मिनी को प्राप्त करने की। और पद्मिनी है वो श्रीलंका के गंधर्व सेन की पुत्री थी। और श्रीलंका के इतिहास में गंधर्व सेन नाम का राजा का नाम तो अभी इतिहास में पता ही नहीं है, पर हमारे जो राजस्थान के इतिहासकारों ने जो किताबें लिखी उसमें लगभग बताया गया कि गंधर्व सेन की पुत्री थी और पद्मिनी वो। और इसी को प्राप्त करने की लालसा से अलाउद्दीन खिलजी है वो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण करने के बाद में 26 अगस्त 1303 ईस्वी में जौहर और केसरिया हो जाता है। और जौहर और केसरिया, और जौहर होता है वो पद्मिनी के नेतृत्व में होता है और केसरिया होता है वो रतन सिंह के नेतृत्व में होता है। और इस युद्ध में गोरा और बादल है वो लड़ते हुए मारे जाते हैं, गोरा व बादल लड़ते हुए मारे जाते हैं। और यहाँ का जो प्रशासक है वो अलाउद्दीन खिलजी के जो पुत्र हुए खिज्र खान, तो खिज्र खान को सौंप के चले जाते हैं। तो खिज्र खां यहाँ का प्रशासक बन जाते हैं। और खिज्र खां के बाद में कहते हैं कि मुसला मालदेव जो कि जालोर के शासक कानरदेव का भाई था, उसने प्रशासक संभाला। उसके बाद जैसा सुहान ने प्रशासक संभाला। और उसके बाद में जो मेवाड़ का उद्धारक हुआ, जिसको विषम घाटी पसारन कहा जाता है, कोमलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया, और उन्होंने मेवाड़ का उद्धार किया। और इसी कारण मेवाड़ साम्राज्य का उद्धारक है वो राणा हमीर को कहा जाता है। और रावल शाखा का जो अंतिम शासक हुए वो रतन सिंह हुए। और उसके काल में एक शासक हो गया, जो घटना हो गई थी वो 1303 वाले चित्तौड़ का शाखा प्रसिद्ध है वो राणा हमीर। और राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और इनका जो शासन काल रहा है वो 1326 से लगाकर 64 के बीच में रहा है। और इससे पहले जो चित्तौड़ दुर्ग है, जैसे खिज्र खां के शासनकाल में रहा, उसके बाद में यहाँ पर अधिकार रहा है मुसला मालदेव का। और उसके बाद में जैसा सोहान का जो शासन रहा इस पर, उसके बाद जो मेवाड़ का उद्धारक बन के आते हैं, और ये थे वो सिसोदा गांव के। और सिसोदा गांव के ठिकानेदार होने के कारण
जैसे सिसोदा गांव के ठिकानेदार, इन्होंने चित्तौड़ को जीतने के बाद में यहाँ वाले जो शासक जितने भी बने वो सिसोदिया कहलाए। तो सिसोदा गांव के कारण ही जितने भी चित्तौड़ पर अधिकार करने वाले या चित्तौड़ पर शासन करने वाले हमीर के पास राजा हुए वो सिसोदिया वंशज कहलाए या सिसोदिया कहलाए। सिसोदिया नाम है वो सिसोदा ठिकानेदार के कारण पड़ा था। उसके बाद में इनको विषम घाटी पसानन कहा जाता है। विषम घाटी पसानन, और ये विषम घाटी पसानन है वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पसानन कहा जाता है। और राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक। और इन्होंने सिंगोली के युद्ध में, राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। मोहम्मद बिन तुगलक को, उसके समकालीन जो शासक हुए दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक, और इनको हराया था राणा हमीर ने। जो युद्ध था सिंगोली का युद्ध। और इन्होंने अपने शासनकाल में चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी बनवाया था। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनाने वाले जो शासक थे उनका नाम राणा हमीर। तो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है वो अन्नपूर्णा माता का मंदिर, और इनका निर्माण है राणा हमीर ने अपने शासनकाल में करवाया। और एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था सिंगोली के युद्ध में। इल्तुतमिश को हराया था जयतर सिंह ने, और राणा हमीर ने वो सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। उसके बाद में जो राणा लाखा है, जिसके समय में जावर की खान मिली, पिसोला झील का निर्माण करवाया गया जिसके समय में चित्तर बंजारे के समय, और दो बैलों की याद में सिंह शासक बनते हैं। और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1382 से 1421 तक रहा। और इनके काल में जावर की खान मिलती है, जो चांदी के लिए प्रसिद्ध जावर की खान है वो राणा लाखा के समय। और इन्हीं के काल में चित्तर बंजारे ने पिसोला झील का निर्माण करवाया था। तो चित्तर बंजारे ने बैलों की याद में पिसोला झील का निर्माण करवाया था। और पिसोला झील के अंदर ही जग महल और जग मंदिर स्थित है। तो पिसोला झील का निर्माण है वो किस शासनकाल के या किस शासक के समय हुआ? तो राणा लाखा या लख सिंह के काल में हुआ था। और इनके समय में जावर की खान मिली थी। और इन्हीं के समय में मेवाड़ के राणा लाखा की शादी है वो मारवाड़ के रणमल की बहन हंसा देवी से हुई थी। तो हंसा देवी से जो विवाह हुआ था वो राणा लाखा के साथ में हुआ था। और ये हंसा देवी वो रणमल की बहन थी। और जब ये इनका नारियल है वो सुंडा के लिए जा रहा था, पर जब इनके साथ शर्त लगी कि अगर हंसा देवी से उत्पन्न होने वाला पुत्र अगर मेवाड़ का शासक बनेगा तो सुंडा के साथ शादी नहीं होगी, राणा लाखा के साथ शादी होगी। और ये सुंडा ने अपना जो कर्तव्य था पूर्ण रूप से निभाया। इस कारण राजस्थान का भीष्म पितामह और मेवाड़ का राम भी कहा जाता है। तो राम जो सुंडा है वो अपना राज्य है वो त्याग कर गुजरात की ओर चले जाते हैं। और अंतिम रूप से जब रणमल बहन है वो हंसा देवी, इन्हीं से जो पुत्र हुआ था मौकल, और मौकल है वो मेवाड़ का शासक बनता है। और मौकल का ही पुत्र हुआ कुंभा। और कुंभा के समय में कहा जाता है कि श्यामल दास ददीवाड़े जो पुस्तक है वीर विनोद, उसमें कहा गया है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 35 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रकार से राणा लाखा है तो जावर की खान निकली इसके समय में। चित्तर बंजारे जो दो बैलों की याद में पिसोला झील का निर्माण करवाया इसी के शासनकाल में। और रणमल की बहन है वो हंसा देवी का विवाह भी इसी और पीटीटी के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली। तो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।